चलें ये कंटिन्यू करते हैं। रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर के बारे में बात कर रहे थे। इसका मैकेनिज्म क्लियर हो गया है। क्या होता है लंग्स के साथ रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर के अंदर जो है, जो इंटरस्टिशियल जो लंग डिसऑर्डर्स हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर्स हैं, लंग्स की जो है, जो एल्वोलाई की वॉल होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है और लंग के अंदर बहुत ज़्यादा फाइब्रोसिस हो जाती है। ठीक है, इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर के अंदर एक बड़ा ग्रुप होता है कि अगर ये डिजीज़ जो है ऑर्गेनिक डस्ट या ऑर्गेनिक पार्टिकल, इनऑर्गेनिक पार्टिकल या किसी ऐसी चीज़ ने की है, तो इसको जो है ना न्यूमोकोनियोसिस कहा जाता है। ठीक है, न्यूमोकोनियोसिस क्या है कि लंग डिसऑर्डर है, लंग डिसऑर्डर न्यूमोकोनियोसिस, फॉर एग्जांपल पोल वर्कर डिजीज है, सिलिकोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, बेरिलोसिस है, वेगिनोसिस है, फार्मर लंग है। तो या तो ऑर्गेनिक डस्ट है, ऑर्गेनिक डस्ट, ऑर्गेनिक डस्ट जो है फॉर एग्जांपल ये बेगिनोसिस जो है। इसके अलावा एक बेसिनोसिस भी होती है, बेसिनोसिस, बेसिनोसिस। बेसिनोसिस के अंदर क्या होता है, एक में बेगिनोसिस जो है ये शुगर केन के फाइबर होते हैं, शुगर केन के फाइबर होते हैं, ये ऑर्गेनिक डस्ट होती है। बेसिनोसिस जो है ये कॉटन के फाइबर होते हैं, कॉटन के फाइबर, कॉटन फाइबर जो है, जो कॉटन फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं ना, कॉटन फाइबर जो है वो लंग्स के अंदर जाते हैं। अब ये इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक डस्ट है। इनऑर्गेनिक डस्ट क्या होती है, इनऑर्गेनिक चीजें जिसमें कार्बन हो गया, कोल वर्कर लंग डिजीज होती है ना, सिलिकोसिस जो है, कोल वर्कर जो होते हैं, सिलिकॉन जो है, ये सैंड ब्लास्टिंग वाले पेशेंट पर्सन होते हैं, ये सैंड ब्लास्टिंग या माइनिंग वाले। एस्बेस्टोसिस जो है, ये शिप यार्ड बनाते हैं, ये जिनकी छतें बनती हैं ऐसे, एस्बेस्टॉस यूज होती है इसमें, एस्बेस्टोसिस। बेरिलियम, बेरिलोसिस जो है, जिनमें बेरिलियम जो है वो बैटरी वगैरह में यूज होता है कभी कभी, बेरिलियम जिसमें जहाँ भी किसी फैक्ट्री वगैरह में यूज हो रहा है तो बेरिलियम। तो ये सारी चीजें जो है, फार्मर लंग है, ये भी आपकी ऑर्गेनिक डस्ट है। इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक डस्ट जो है, इन सब डिजीजेस का एक ही नेम है, इसको कहते होते हैं न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस जो है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डस्ट जो होती है वो लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन करके इंटस्टिशियम के अंदर फाइब्रोसिस करवा देती है। क्रॉनिक इंटस्टिशियल लंग डिजीज जो है, क्रॉनिक इंटस्टिशियल लंग डिसऑर्डर, ये सारे डिजीज जो है मोस्टली सारी की सारी क्या है, ऑक्यूपेशन है, ये भी ऑक्यूपेशन है, ये भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। तो न्यूमोकोनियोसिस सारी की सारी क्या होती हैं, ऑक्यूपेशन से, ऑक्यूपेशन रिलेटेड लंग डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशन रिलेटेड लंग डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन रिलेटेड लंग डिसऑर्डर्स को आप जो क्या कहते हो, न्यूमोकोनियोसिस, इसके नाम है इसके सारे। ठीक है, अच्छा अगर इसकी काज ना मिले, इनमें से ऑर्गेनिक डस्ट है, उसकी कोई ऑक्यूपेशन की हिस्ट्री नहीं है उस पेशेंट के, लेकिन उसको फिर भी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, तो फिर कोई और अगर काज बिल्कुल ना मिले, अगर काज बिल्कुल ना मिले, तो उसको कहते होते हैं इडियोपैथिक फाइब्रोसिस। इडियोपैथ मतलब काज ही कोई नहीं मिली, काज मिल गई है तो इनमें से कोई ना कोई होगी, उसकी जो है वो हिस्ट्री होगी काम करने की, उसको जो प्रीवियस, या उसने वो ऑक्यूपेशन छोड़ दिया है पहले काफी 10 साल 5 साल 20 साल काम किया है उसने किसी एक जगह पे, जो भी उसका जो भी ऑक्यूपेशन होगा उससे अकॉर्डिंग जो है वो डिजीज होती है। ठीक है, सिलिकोसिस है, एस्बेस्टोसिस है, बेरिलोसिस है, बेगिनोसिस है, बेसिनोसिस है। अच्छा अगर इनमें से कोई भी काज ना मिले, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं उसको। क्लियर हो गया, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इन सब के अंदर क्या होता है, फाइब्रोसिस हो रही है ना, फाइब्रोसिस हो रही है तो लंग्स जो है वो क्या हो जाते हैं, वो स्टिफ हो जाते हैं, वेरी हार्ड टू एक्सपैंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, वेरी हार्ड टू एक्सपैंड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ये इश्यू होता है इसके अंदर। ठीक है, ये आपका इंट्रो था इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर्स का। इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर के अंदर जो है, अब ओवरऑल क्या होता है, दोनों लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रही है। अब ये डिसऑर्डर जो है दोनों लंग्स को जो है ना इकट्ठा इन्वॉल्व करता है, और लंग्स के अंदर इनका सिंपल, इनके अंदर एक्सरे अगर करें ना, इसका एक्सरे देखें, सीटी में भी नजर आ जाता है, एक्सरे के अंदर जो है
ये हनी कॉम अपीयरेंस होती है, ऐसे नेट नजर, बहुत सारे फाइबर नजर आ रहे होते हैं इसमें, ये सारी फाइब्रोसिस होती है, हनी कॉम अपीयरेंस होती है। एक्सरे के अंदर जो जो फाइंडिंग आती है हनी कॉम अपीयरेंस होती है, ठीक है, नेट से बना होता है इसके अंदर जो है। अच्छा, अब इसकी डिसऑर्डर के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, कैपेसिटी लंग की थोड़ी हो गई है, आप इंस्पायर नहीं कर पा रहे, आप इंस्पायर नहीं कर पा रहे, क्यों, लंग्स क्या हो गए, स्टिफ हो गए, लंग्स क्या हो रहे हैं, स्टिफ हो गए। आप पेशेंट उसके लिए फिर एफर्ट करता है, इंस्पायर कर नहीं पा रहा, डिस्निया तो नहीं होना है उसको, एक्सपैंड नहीं हो रहे लंग्स उसके, ये सीन बना है लंग्स के साथ जो है। इसमें नेट नेट वाला पैटर्न होता है, ठीक है, हनी कॉम अपीयरेंस कहते हैं इसको, हनी कॉम लंग जो है। क्लियर हो गया, तो इस तरह का लंग इसमें शैडो बन जाता है। ये फाइब्रोटिक लंग डिसऑर्डर के अंदर जो एक्सरे होता है ना, उसके अंदर ये फाइंडिंग, सब के अंदर एक ही फाइंडिंग है। काज क्या होगी, कैसे मिलेगी, वो उसकी ऑक्यूपेशन से रिलेट करेंगे हम इसको, कि वो क्या ऑक्यूपेशन कर रहा था। जो क्वेश्चन आते होते हैं ना, उसमें जो सिनेरियो दिया होता है, पेशेंट को डिस्निया है 5-10 सालों से, मतलब उसको कोई इशू चल रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और वो फला काम कर रहा था, सैंड ब्लास्टिंग है, शिपयार्ड वर्किंग है, कोल माइनिंग कर रहा था, तो अब बताएंगे क्या डिजीज होगी उसको, है तो उसको निमोकोनियोसिस ही, लेकिन आपने भी उसकी डायग्नोसिस बनानी है कि उसको क्या डिजीज होगी। आप यहाँ पे डायग्नोसिस उसका ऑक्यूपेशन बताएगा, ठीक है। ओवरऑल सब के अंदर फाइब्रोसिस होनी है, पैटर्न भी एक ही चलेगा। हाँ, इतना का है कि किसी के अंदर ऊपर वाली लोब होगी, किसी के अंदर नीचे वाली लोब होगी, ठीक है, किसी के अंदर ऊपर वाली लोब होगी, किसी के अंदर नीचे वाली लोब होगी। जो कार्बन है वो भी जमीन से निकलती है, सिलिकॉन जो है वो भी जमीन से निकलती है। अब ये चीजें जो है, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जो मिनरल्स होते हैं, ये अपर लोब को, इस लोब को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। जो शिपयार्ड है, एस्बेस्टॉस, इसको ऐसे मेमोराइज रख सकते हो आप इन मिनरल्स को। एस्बेस्टॉस जो है, एस्बेस्टॉस ये ना छतों में यूज होती है, ठीक है, शिपयार्ड वर्कर रूफ वगैरह बनाने में, तो इसमें एस्बेस्टॉस जो है वो लोअर लोब को अफेक्ट करती है ज्यादा, इधर एस्बेस्टॉसिस होती है, ठीक है। ये इन तीनों मिनरल्स को आप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा, इन सब में से जो है सबसे ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कौन सा है मेरे लिए, जल्दी डेथ किसमें होगी, ये बहुत डेंजरस है, एस्बेस्टोसिस बहुत डेंजरस है। वजह क्या है, एस्बेस्टॉस जो है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजेनिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्सिनोजेनिक है। इसकी वजह से एक तो जो प्लूरा होता है ना, बाहर वाला प्लूरा, उसका कैंसर होता है, मीजोथेलियोमा। अगर आपको हिस्टोलॉजी याद हो, यहाँ पे हमने मीजोथीलियम एपिथेलियम पढ़ी थी ना। मीजोथीलियम क्या होती है, एपिथेलियम जो बॉडी कैविटी की लेयर की होती है उसको बोलते हैं मीजोथीलियम। तो उसका ट्यूमर होता है मीजोथेलियोमा। तो प्लूरा का, प्राइवेट प्लूरा जो है या विजुअल प्लूरा है, उसका ट्यूमर हो जाता है। और ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी होने लगता है इसकी वजह से। तो एस्बेस्टोसिस जो है ना, वो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एस्बेस्टोसिस जो है ना, कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बाकी सारी की सारी इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर करवाती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है इतना खास, ठीक है। एस्बेस्टोसिस यहाँ पे हमारे लिए डेंजरस है, क्यों, ये कैंसर करवा सकती है बहुत ईजिली जो है। अच्छा, अगर आपको कोई भी काज ना मिले, तो आपने क्या देना, क्या ये इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो गई। अगर काज मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो ना सही, नहीं मिली तो क्या, ये क्या कहा, इसमें फाइब्रोसिस हुई, कोई ऑक्यूपेशन है तुम्हारा ऐसा, कोल माइनिंग तो नहीं करते, शिपयार्ड वर्किंग तो नहीं है, ठीक है, सैंड ब्लास्टिंग तो नहीं है, अगर कोई ऑक्यूपेशन नहीं, फार्मर है, कोई आप खेती फार्मिंग वाला जो ऑक्यूपेशन अगर चल रहा है, तो फार्मर लंग है, ये बेसिनोसिस है, बेगिनोसिस है, या कॉटन के फाइबर है, या शुगर केन फाइबर है, वो वाला काम है उसका। तो अगर कोई ऑक्यूपेशन की हिस्ट्री ना मिले, तो फिर आपने कहना अच्छा ये इसके रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर है, इसकी जो स्पायरोमेट्री हमने की उसके अंदर टीएलसी थोड़ा आ रहा था, एक्सप्रेशन नॉर्मल आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है, उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको कह देना है कि इसको क्या है, आईपीएफ जो है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। काज ही कोई नहीं मिली, अनआइडेंटिफाइड है, हमें कुछ भी नहीं मिला। क्लियर हो गया। तो अब इसमें होता क्या है, एपिथेलियम जो है डैमेज होती है, जो भी केमिकल आएंगे बाहर से, जितने भी केमिकल बाहर से आएंगे, एपिथेलियम डैमेज होगी वो, अब उसके बाद इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होने वाली है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर आएंगे, फाइब्रोब्लास्ट आएंगे, फाइब्रोब्लास्ट जो है चेंज हो जाते हैं मायोफाइब्रोब्लास्ट में, इतना ज्यादा ये एक्सटर्नल मैट्रिक्स जो है डिवोर्स करवा देना है। अब ये इतना ज्यादा एक्सटर्नल मैट्रिक्स जब डिवोर्स करवाएंगे तो क्या होगा, प्रोसेस होगी, सबके अंदर यही पैथोजेनेसिस चलनी है। क्लियर है, इंजरी होगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का एंड रिजल्ट क्या होता है, फाइब्रोसिस। तो लंग्स जो है वो क्या हो जाएंगे, फाइब्रोज हो जाएंगे, ठीक है, लंग्स जो है बहुत ही ज्यादा स्टिफ हो जाते हैं।
तो इसके अंदर हमने TH2 सेल यूज कर रहे हैं, इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 13, ये ना मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करते हैं। मैक्रोफेज फिर आगे फाइब्रोब्लास्ट को आगे एक्टिवेट करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट फिर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट फिर जो है वो इतने ज़्यादा एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस कर देते हैं कि लंग्स जो है वो सारे क्या हो जाते हैं, फाइब्रोज हो जाते हैं, ये फाइब्रोसिस हो जाती है। क्लियर हो गया? ये आपका ये पहला पार्ट ही मैंने बता दिया कि IPF आपने कब कहना है, ठीक है। ये भी रिस्ट्रिक्टिव लंग की डिजीज है, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है कि इसमें आपको ना काज कोई नहीं मिलती, ठीक है। पैटर्न सब के अंदर एक्सरे के अंदर मिलनी यही अपीयरेंस है, ठीक है। हनीकाम अपीयरेंस जो है, इसका दूसरा नाम भी है इंटरस्टिशियल निमोनिया, यूजुअल इंटरस्टिशियल, ये दोनों एक ही नाम है, UIP या IPF एक ही बातें हैं, UIP या IPF, इंटरस्टिशियल निमोनिया या इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस या इंटरस्टिशियल निमोनिया कह लो आप इसको, UIP कह लो या IPF कह लो, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। इसमें काज जो होते हैं टोटली अननोन होती है, काज टोटली अननोन होती है। अच्छा, अगर आपके पास काज मिल जाए, कोई ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, तो उसको आप क्या कहोगे, न्यूमोकोनियोसिस ना, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, उसको क्या कहोगे, न्यूमोकोनियोसिस जो है, ठीक है। ऑक्यूपेशन रिलेटेड लंग डिसऑर्डर न्यूमोकोनियोसिस। अच्छा, ये न्यूमोकोनियोसिस के अंदर भी डिजीज कहाँ पे होती है, इंटरस्टिशियल में। तो सारी की सारी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस। इंटरस्टिशियल असल तो पैथोजेनेसिस यही चलती है ना इन डिजीज के अंदर, तो इनकी वजह से क्या हो जाता है, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं लंग्स, लंग्स के इंटरस्टिशियम की वजह से जब वो हार्ड और स्टिफ हो जाती है, लंग्स क्या हो जाते हैं, इनको फिर एक और ग्रुप बना लेते हैं, रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर। पहले हमने पढ़े ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसऑर्डर, अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग, लंग रिस्ट्रिक्ट हो गए। इंटरस्टिशियल लंग डिसऑर्डर इज वन ऑफ कॉज फॉर रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर, ओके। रिस्ट्रिक्टिव डिजीजेस जो होती हैं, ये जरूरी नहीं है कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज हो तो फिर लंग की रिस्ट्रिक्शन होती है। अगर किसी का डायफ्राम पैरालाइज हो जाए वो भी रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर है। किसी को माइस्थीनिया ग्रेविस है, लंग इंस्पायर ही नहीं कर पाएगा, वो भी यही इशू है। किसी को जो है ना वो बोन का इशू है, रिब का इशू है, ठीक है, रिब्स का प्रॉब्लम चल रहा है, रिब्स फ्रैक्चर हो गई, वो भी सांस नहीं ले पाएगा, उसको भी रिस्ट्रिक्टिव कहोगे। तो मस्कुलोस्केलेटल काज भी होती हैं इसकी, आप लंग एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, आप इंस्पायर नहीं कर पा रहे, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल काज भी होती हैं। किसी को जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, काइफोसिस होती है ना, बैक पे जो है वो अच्छा खासा बैंड आ जाता है, काइफोसिस होती है, स्कोलियोसिस होती है। तो इसमें भी जो आपकी चेस्ट आप एक्सपैंड नहीं कर पाओगे, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन तो उसमें भी है। रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर की जो एक काज हम बढ़ रहे हैं, अभी सब एक काज डिस्कस कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीजेस। क्लियर है कि इसकी प्राइमरी पैथोलॉजी खुद लंग्स के अंदर है। इसके अलावा क्या काज हो सकती है कि लंग्स एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, मस्कुलोस्केलेटल काजेस, मस्कुलोस्केलेटल काजेस है। उसके अंदर प्रॉब्लम रिब्स का है, रिब्स को क्या हुआ है, फ्रैक्चर, रिब्स को क्या हुआ है, फ्रैक्चर हो गया। रिब्स के जॉइंट जो है वो स्टिफ हो गए हैं, रिब्स के जॉइंट जैसे, या फिर जॉइंट की इन्फ्लेमेशन होगी, कोस्टोकोंड्राइटिस, कोस्टोकोंड्राइटिस। अच्छा, वर्टिब्रा का मसला है जी, काइफोसिस, चेस्ट जो है वो पूरी कंप्रेस हो जाती है, वर्टिब्रा जो है बैक वाले वर्टिब्रा बैंड हो जाते हैं ना, स्कोलियोसिस हो गई है जी। फिर भी चेस्ट जो है उसकी कैविटी, उसकी स्पेस कम रह जाती है चेस्ट कैविटी की। तो ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर है, मसल ही पैरालाइज हो गए, डायाफ्राम की जो फ्रेनिक पाल्सी होगी है, फ्रेनिक नर्व वाली पाल्सी, फ्रेनिक पाल्सी होगी, डायाफ्राम जो है वो पैरालाइज हो गया। अच्छा, मसल काम नहीं बिल्कुल कर रहे, माइस्थीनिया ग्रेविस, मसल काम ही नहीं कर रहे, माइस्थीनिया ग्रेविस सबको पता है ये मसल वीकनेस की डिजीज है, इसकी वजह से भी हो सकती है ये। मतलब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर की दो काजेज हैं, मस्कुलोस्केलेटल काजेज और इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। तो हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के भी हमने दो ग्रुप बना लिए कि अगर आपको कोई काज मिल जाए ऑक्यूपेशन से रिलेटेड तो न्यूमोकोनियोसिस, अगर ना मिला तो उसको क्या कहना है, लास्ट स्लाइड में हमने देखा, उसको या IPF बोलना है या फिर UIP, इंटरस्टिशियल निमोनिया या इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है, ठीक हो गया। तो न्यूमोकोनियोसिस क्या है, कुछ भी नहीं है, यही इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है, लेकिन इसकी कोई ना कोई काज होती है, ठीक है। वो काज किससे रिलेट कर रही होती है, ऑक्यूपेशन से रिलेट कर रही होती है, कोल वर्कर, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, ब्यूरोलोसिस जो है, ठीक है,
ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गया। ये सारे न्यूमोकोनियोसिस जो है, सबसे पहले कौन सी है, कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। सबसे पहले जो है पेशेंट कोल की जो है ना वो फॉर्म होती है, केमिस्ट्री में आपने मुझसे ज़्यादा आती होगी, एंथ्रासाइड, ब्यूटेनामाइड, तो ये इसकी ना टाइप्स होती हैं कार्बन की। जो कोल जो इम्प्योर फॉर्म में वहाँ पे अवेलेबल होता है माइंस के अंदर, कौन सा होता है, एंथ्रासाइड। फिर आगे उसको प्योर करते हैं ना। सबसे खालस शक्ल क्या होती है कार्बन की, डायमंड। सबसे प्योर फॉर्म तो डायमंड ही होती है ना कार्बन की। तो इस पहले क्या होगा, अब कोल वर्कर है वो माइनिंग करता है ना, कोल वर्कर माइन के अंदर वो काम कर। एंथ्राकोसिस का मतलब क्या है, एंथ्रासाइड कार्बन की फॉर्म है, एंथ्रासाइड यही होती है एंथ्रासाइड। अब वो माइनिंग कर रहा है जी, कोयले की कान है, तो एंथ्रासाइड डिपोजिट हो गए, तो क्या कहोगे, एंथ्राकोसिस। एसिम्प्टोमेटिक से डिग्री कर रहे हैं जी। पहले पेशेंट को कुछ नहीं हुआ, पहले 5 साल तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसको जो है कोल सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस, कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस सिविरिटी आने लग गई है, इसको साइंस सिम्टम आना शुरू हो गए। आज उसके बाद क्या हुआ, कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोनियोसिस। तीन क्लासेस की हुई हैं इसकी, ठीक है। कोल वर्कर लंग डिजीज की 3 टाइप्स होती हैं। एक है एसिम्प्टोमेटिक एंथ्राकोसिस। अच्छा, वो जो एंथ्रासाइड जो कार्बन की फॉर्म थी ज्यादा डिपोजिट हो गई है, ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो गई है, ज्यादा फाइब्रोसिस हो गई है थोड़ी सी, अब वो और बढ़ गया काम, सिंपल कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। अभी साथ कोई साइंस सिम्टम इतने डेवलप नहीं हुए। अच्छा आगे नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन भी आना शुरू हो गई हैं, कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस। तो ये रोका, ये 3 इसकी जो है ना वो कैटेगरी होती है। अब ब्यूटेनमस टू एंथ्रा का, अब ये ना कोल का रैंक जो है, ये माइनिंग करते हैं तो बेटर उनको पता होगा कि उसमें कितनी जो है वो एंथ्रासाइड है, कितना उसमें ब्यूटेनामाइड है, ठीक है। यहाँ पे जो लंग्स को जो अफेक्ट करने वाली कार्बन है वो कौन सी है, एंथ्रासाइड जो है, ठीक है। अब उसमें रेशो होगी ना, हर कान के जो अंदर जो कंपोजिशन तो एक नहीं ना होगी, हर कान के अंदर जो है वो कोयले की कान है, उसमें कोयला निकाल रहे हैं, उसके अंदर भी उसमें ब्यूटेनामाइड जो है वो रेशो उनकी डिफरेंट होगी। जिसमें एंथ्रासाइड ज्यादा होगा, कोल रैंक उसके हिसाब से दिया जाता है, इसमें कोल रैंक कितना है इस कान का, जो उसके अंदर काम करने वालों को ज्यादा चांस होगा कोल वर्कर लंग डिजीज, जिसमें एंथ्रासाइड ज्यादा होगा, ठीक है। पल्मोनरी एंथ्राकोसिस जो है, पल्मोनरी एंथ्राकोसिस जो है, इन नौका क्या कहता है, पल्मोनरी लेगन कोल माइनर के अंदर में, तो ये नॉर्मल सी चीज है। अब एंथ्राकोसिस हो गई, एंथ्रासाइड डिपोजिट हो गया। अब उसके बाद जो है पहले थोड़े से नोड्यूल से बनते हैं, फिर पैच बनना शुरू हो जाते हैं लंग्स के अंदर, जो है वो कार्बन के पैच बनना शुरू हो जाते हैं। अब उन पैच की वजह से जो है कुछ नोड्यूल में चेंज हो जाते हैं। ये नोड्यूल क्यों बनते हैं, जो मैक्रोफेज होते हैं एल्वोलाई के अंदर जो है, वो मैक्रोफेज उस कोल को वहां से खाते हैं और रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो जो मैक्रोफेज होते हैं वो खुद ब्लैक हो जाते हैं, मैक्रोफेज वो पूरी कार्बन जो होती है उसको वहां से रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो सारी कार्बन मैक्रोफेज के अंदर डिपोजिट हो जाती है। मैक्रोफेज जो है कोल नोड्यूल डस्ट लेडन मैक्रोफेजेस। कोल नोड्यूल क्या होते हैं, कोल नोड्यूल जो है वो कोल जो है वो मैक्रोफेज के अंदर आ गया, वो मैक्रोफेज ना उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं ना उसका कुछ कर पा रहे हैं, तो वहीं के वहीं पड़े हैं, तो नोड्यूल बन जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल के अंदर होगा। अच्छा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो फिर क्या बचा, फिर क्या होगा लास्ट पे, न्यूमोकोनियोसिस से जो है ये, जब डिजीज सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ गई है तो इसमें तो फाइब्रोसिस ही मिलेगी ना। पहले क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ डिपोजिट हुई है। सिंपल पे क्या हुआ, थोड़ी सी और ज्यादा डिपोजिट होगी, सिंपल लेयन मिले हैं। उसके बाद क्या हुआ, फाइब्रोसिस। तो कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस जो है ये, इसमें लंग ऑलरेडी फाइब्रोज हो चुके हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड कोल वर्कर डिजीज कहते हैं, इसमें अंदर बिनाइन डिजीज है, वो किस में चेंज हो सकती है, प्रोग्रेसिव। पीएमएफ का मतलब क्या है, प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, फाइब्रोसिस होगी है, फाइब्रोसिस बहुत ज्यादा होगी, तो अब उसको पल्मोनरी डिसफंक्शन डेवलप होगा। जब फाइब्रोसिस होगी तब इशू आना शुरू होता है, ठीक है। जब फाइब्रोसिस होगी तो इतना सारा काम करने के लिए, अब सिंपल से एसिम्प्टोमेटिक से सिंपल पर गए, सिंपल से कॉम्प्लिकेटेड की तरफ गए, इतना ज्यादा आप पैथोजेनेसिस करवाने के लिए मुझे कम से कम 10 साल चाहिए। जितनी भी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिजीजेज होती है ना, उसके अंदर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर जो है वो, इन सब के अंदर जो है वो जो ड्यूरेशन होता है, 5 से 10 साल की हिस्ट्री होती है, 10 से 15 साल की हिस्ट्री होती है, इतनी हिस्ट्री होती है ऑक्यूपेशन की। तो फिर कहीं जाकर जो है ना मतलब ये लंग डिसऑर्डर डेवलप होते हैं, काफी टाइम कंज्यूमिंग है ये।
स्मोकिंग रिलेटेड जो है, तो कैंसर का रिस्क होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो ये आपकी कोलोरेक्टल लंग डिसऑर्डर जो है। बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो निमोकोनियोसिस है उसमें सिलिकोसिस आएगी, एस्बेस्टोसिस आएगी, उसको इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।